अच्छा, लास्ट टॉपिक हम लोग जो कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स हमने स्टार्ट किया था। यानी ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में हमें जो डिटेल्स पढ़नी है वो ट्रांसपोर्ट इन मैन में पढ़नी है। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे वो सर्कुलेटरी सिस्टम असल में ह्यूमन बींग्स में है। ठीक है, मैन मीन्स विमेन, मैन एंड विमेन बोथ। उस दिन किसी ने क्वेश्चन किया कि ये क्या सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ मैन में है, विमेन में नहीं है। ठीक है, अपनी कंफ्यूजन आप लोग बिल्कुल कुछ भी हो पूछ लिया करें, कोई इसमें बात नहीं है कि सिली है क्वेश्चन या कुछ भी है, आप पूछे। लेकिन एक्चुअली मेन एंड वुमेन मींस ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स को इंक्लूड किया जाता है एनिमल्स में। क्योंकि हमने जो क्लासिफिकेशन की थी प्लांट्स और एनिमल की, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से थी। तो ऑटोट्रॉफ्स, तो जितने ऑटोट्रॉफ्स हैं वो सब एनिमल्स कहलाते हैं और उनमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। तो हम जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं वो दरअसल हम ट्रांसपोर्ट इन मैन पढ़ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा रीकैप, थोड़ा और पीछे जाते हैं और फिर उसके बाद आगे का टॉपिक करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन मैन में हमने अब तक जो बातें डिस्कस की थी वो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट या पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का क्या पर्पस है ह्यूमन बीइंग्स में या मैन में, कि क्या मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन सा मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है और कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने एक वर्ड यूज किया था इसके लिए, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें ट्रांसपोर्ट इन मैन को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि है तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वहां पे वर्ड सर्कुलेशन हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो सर्कुलेट नहीं होता। यहाँ पे सर्कुलेशन का वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट होने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इनिशियल पॉइंट, 0 पॉइंट, यहां से अगर कोई चीज स्टार्ट हुई है तो घूम फिर के वहीं आके खत्म होगी, दिस इज नोन एज अ सर्कल। एंड यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो इसी सर्कल में हो रही है, जिस ऑर्गन से शुरू हो रही है वो वापस उसी ऑर्गन पे खत्म होगी, देयरफॉर इट इज नोन एज सर्कुलेशन। प्लांट में ऐसा नहीं था। प्लांट में अगर हम वाटर और मिनरल सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्ट करते थे तो वो रूट से शुरू होती थी और सारे पार्ट्स में चली जाती थी, यानी कि लीफ में, स्टेम में, ठीक है, स्टेम में या जो भी पार्ट्स हैं उनमें वाटर एंड मिनरल सॉल्ट चले जाते थे। जबकि फूड जो था, फूड का क्या होता था, फूड जो था वो फूड लीफ से निकलता था क्योंकि लीफ ने प्रिपेयर किया है और लीफ उसे भेज देता था टू स्टेम, टू रूट्स और टू द स्टोरेज पार्ट्स, यानी कि फ्रूट्स वगैरह जो भी पार्ट्स हैं उधर भेज दिया जाता था। तो दिस इज नॉट अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ये वापस लीफ में नहीं आता था वो फूड घूम फिर के, ना वाटर एंड मिनरल सॉल्ट वापस रूट्स में जाता था घूम फिर के। लेकिन यहाँ पे यही चीज ऑपोजिट है, और वो क्या ऑपोजिट है कि जो कुछ ट्रांसपोर्ट होगा वो सर्कुलेट होके जिस ऑर्गन, इनिशियल ऑर्गन से स्टार्ट होगा, वापस वहीं पर जाकर जो है वो दोबारा वापस वहीं आएगा, देयरफॉर इट इज नोन एज सर्कुलेशन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने उस दिन बात की थी वो थी तीन चीजें, एंड दोज थ्री थिंग्स आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या थे? एक तो वो फ्लूइड था जो मटेरियल्स को लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था, और उसे हमने कहा था ब्लड। और हम अभी ब्लड की डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि ब्लड एक्चुअली क्या है, किस तरह से नजर आता है और क्या मटेरियल उसके अंदर मौजूद है। ब्लड के अलावा वो ऑर्गन जो इस ब्लड को मूव करने में हेल्प कर रहा है, सर्कुलेट करने में हेल्प कर रहा है, सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, वो कहलाता है हार्ट। हार्ट इज एन ऑर्गन, हमें हार्ट की डिटेल्स पढ़नी है, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका फंक्शन पढ़ना है और सर्कुलेशन बाय हार्ट पढ़ना है। ठीक है, थर्ड है ब्लड की मूवमेंट इनसाइड द बॉडी, विच इज नॉट an open circulatory system, it is basically a closed circulatory system। closed system का मतलब है कि ब्लड जो है वो खाली पूरी बॉडी में नहीं फैला होगा, पूरी बॉडी में नहीं जो है वो फैला हुआ होगा, बल्कि ब्लड वेजल्स में मूव करेगा, ऑर्गन्स में जाएगा और ऑर्गन से वापस हार्ट में आएगा। तो
The third component are the blood vessels, which help the circulation of blood, which kept the blood inside it and help in circulation throughout the body. ठीक है? So these are the three main components of the transport or the circulation or the circulatory system. अब इन तीन मेन में से हम एक एक चूज करते जाते हैं और स्टडी करते जाते हैं इन डिटेल, सो दैट इट बिकम क्लियर कि ट्रांसपोर्ट क्या हो रही है और क्या किस तरह हो रही है. तो पहले हम पिकअप करते हैं ब्लड को. पहले हम ब्लड की डिटेल्स पढ़ते हैं. ब्लड क्या चीज होती है? हम सब जानते हैं ब्लड क्या होती है, कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इट इज नोन एज ब्लड, और इट इज ऑफ रेड कलर. मतलब एक कॉमन इंसान से आप जब ब्लड की बात करें तो वो यही बातें कहेगा ना कि हमारी बॉडी में एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है जिसे हम ब्लड कहते हैं. वो फ्लूइड जो है वो रेड कलर का है, और आप जहां पे भी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट पे कट लगाएं वहां से जो है वो ब्लड फ्लो होने लगता है, यानी वो लिक्विड मीडियम है. ठीक है, स्टेट क्या है उसकी? वो लिक्विड स्टेट में होता है. अब जरा इसकी साइंटिफिक बात करते हैं कि कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर ब्लड के बारे में बात करेगा तो वो क्या पॉइंट्स डिस्कस करेगा रिगार्डिंग टू द ब्लड. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ब्लड इज, ब्लड को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड का मतलब क्या है? ब्लड इज बेसिकली टिश्यू. ठीक है, ब्लड टिश्यू है. अगर आपको याद हो जब हम लोग एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे तो हमने सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे. सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज आर कार्टिलेज यानी कि सॉफ्ट बोन्स, एंड हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज आर द हार्ड बोन्स यानी कि जो हमारे स्केलेटन की बोन्स है. राइट. फिर उसके अलावा हमने कहा था कि ब्लड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विच इज इन अ फ्लूइड फॉर्म. ठीक है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू की ही एक टाइप है जो फ्लूइडी फॉर्म में है. फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड स्टेट. कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में जब होती है तो उसे फ्लूइड कहते हैं. तो ये क्योंकि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इस वजह से इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं. ठीक है, ब्लड इज नोन एज अ टिश्यू फ्लूइड. ब्लड इज नोन एज अ टिश्यू फ्लूइड. ठीक है. अच्छा, फिर कुछ और अहम तरीन बातें रिगार्डिंग टू ब्लड. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये किया विच इज बेसिकली नॉट एन एक्सपेरिमेंट. हमने कोई कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि ब्लड हमें रेड कलर का दिख रहा है. ठीक है भाई, दिख रहा है, समझ गए. लेकिन क्या वो ब्लड जो रेड कलर का है उसके अंदर क्या मौजूद है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है? वो रेड कलर का लिक्विड एक सिर्फ सिंपल लिक्विड तो नहीं है. ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया कि एक हमने टेस्ट ट्यूब ली. टेस्ट ट्यूब हमें मालूम है केमिस्ट्री लैब में जो होती है हम उसमें प्रैक्टिकल्स करते हैं. एक छोटी सी हमने टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब को फिल कर दिया हमने ब्लड से. ठीक है, हमने इतना जो है ना टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लिया. अब इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड है विच इज ऑफ रेड कलर. अब हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, द ब्लड की कॉम्पोजिशन स्टडी करने के लिए, ब्लड को स्टडी करने के लिए कि ब्लड क्या होता है, हमने इसको एक मशीन में रखा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन. ठीक है, यानी हमने ब्लड की, दिस इज ब्लड, ब्लड की हमने करवाई सेंट्रीफ्यूगेशन. हमने इसको एक मशीन में रखा जिसे कहा है सेंट्रीफ्यूज मशीन. इसको सेंट्रीफ्यूज किया. अच्छा, वो कैसी मशीन होती है? जैसे कि आपका घर में चॉपर होता है, इट्स लाइक दिस. चॉपर की तरह की मशीन होती है जिसके अंदर इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जगह जगह टेस्ट ट्यूब होल्डर की तरह टेस्ट ट्यूब रखने के लिए सॉकेट्स होते हैं. जैसे टेस्ट ट्यूब होल्डर आपने अपने स्कूल की लेबोरेटरीज में देखे होंगे. तो कैसे होते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर? कि उसमें यूं सुराख होते हैं जिसमें हम टेस्ट ट्यूब रख देते हैं. टेस्ट ट्यूब को हम टेबल पे तो नहीं छोड़ते ना. अगर इस तरह की टेस्ट ट्यूब को आप टेबल पे छोड़ेंगे तो जो कुछ होगा वो तो गिर जाएगा. इसे आपने खड़ा रखना है और उसके लिए आपके पास एक होल्डर होता है जिसे टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं. बिल्कुल वैसे ही एक होल्डर जो है वो डिस्क की फॉर्म में उस मशीन के अंदर लगा हुआ है और उसके नीचे एक और मशीन लगी हुई होती है
जो हेल्प करती है इसको गोल गोल घुमाने में। जैसे कीमा पीसने के लिए, जो आपके घरों में कीमा बनता है, वो पीसने के लिए आपके पास एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं चॉपर। सुना है नाम चॉपर मशीन का? ठीक है, जिसमें कीमा पीसा जाता है। बिल्कुल उसी तरह की ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, और जिसमें ब्लेड की जगह ये इस तरह से डिस्क लगी हुई है जिसमें हमें ट्यूब्स रखनी है, और ऊपर एक लिड है। ठीक है, एक कनेक्शन लिड है। जब ये प्रैक्टिकल करना होगा, ये परफॉर्म करना होगा हमें, तो ये लिड जो है वो बंद हो जाएगी। लिड जो है वो यूं आके बंद हो जाएगी, और हमने ये ट्यूब जिसके अंदर ब्लड है, हमने इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दी है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में मैंने अपनी ट्यूब रख दी है लाइक दिस। ये हमारी ट्यूब सेंट्रीफ्यूज मशीन में। अब हमने इसकी लेट को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद अब हमने इसको चलाया। जब हमने चलाया यानी कि ऑन किया, तो ये गोल गोल तेजी से घूम रही है, लेकिन सेटअप जो है वो क्लोज है। ब्लड उसमें से गिर नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब सेटअप है। आपने मशीन बनी हुई ऐसी है। इतना फास्ट घूमने के बाद, रोटेट होने के बाद इनसाइड द मशीन, क्या हुआ ब्लड के साथ? ब्लड के साथ ये हुआ कि आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज मशीन में घूमने के बाद, द liquid which is present or the tissue fluid which is present in the test tube appear like this, कि एक जितना था लिक्विड उसमें से बिल्कुल नीचे, बिल्कुल इतनी जगह पे रेड पार्ट रह गया। इतनी जगह पे जो है वो रेड पार्ट रह गया है, और बाकी का जो हिस्सा है वहां पे एक पेल येलो लिक्विड है। व्हाट इज पेल येलो? एक हल्का सा येलो कलर का लिक्विड है। यानी वो जो पूरा रेड कलर का ब्लड था, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ऊपर के हिस्से में एक लिक्विड है जो हल्का सा लेमन येलो कलर का लिक्विड है, और नीचे सारा उसका रेड कलर जैसे बैठ गया, नीचे रेड कलर चला गया। ये वाला पार्ट जो पेल येलो कलर का है, पेल येलो का मतलब तो सब समझ में आ रहा है ना, क्रीम कलर जो होता है, बिल्कुल लाइट येलो सा कलर है, पेल लाइट येलो कलर। ये जो पेल येलो कलर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। दिस इज नोन एज प्लाज्मा। एंड दैट रेड पार्ट विच सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ये रेड वाला पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल्ड हो गया है, इसे हम कहते हैं ब्लड सेल्स। These are known as blood cells. ठीक है, तो इससे ये बात तो जाहिर हो गई कि द ब्लड इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो मेन कंपोनेंट से बना है ब्लड। टू मेन कंपोनेंट्स, और क्या है वो दो मेन कंपोनेंट? एक है आपका प्लाज्मा, एंड द अदर आर द ब्लड सेल्स। अभी हमें कुछ नहीं पता कि व्हाट आर प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, क्या उसकी पर्पस है, क्यों ब्लड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। बट दो अलग अलग कलर की जब हमें चीजें दिखी, दो अलग अलग कलर के हमें लिक्विड दिखे, जिसमें से रेड नीचे जमा हो गया और ऊपर जो एक लाइट येलो कलर का एक लिक्विड जमा हो गया, उसको हमने प्लाज्मा कह दिया। ठीक है, अब हम मजीद पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या चीज है। तो ब्लड की डिवीजन के वक्त जब ये दो कंपोनेंट्स दिखे हमें, तो हमने फौरन कह दिया कि इस कंपोनेंट में तकरीबन 55% जो है वो प्लाज्मा है। ब्लड में प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन जो है वो 55% है, और ब्लड सेल की कॉम्पोजिशन जो है वो 45% है। ठीक है, अब हम सेपरेटली प्लाज्मा और ब्लड सेल को स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और ब्लड सेल में क्या चीजें हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ओके, बोर्ड ड्रॉप कर दूं?
प्लाज्मा की डिटेल पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या चीज है और प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद है। ओके, चलें प्लाज्मा की डिटेल पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा तो ब्लड का जो 55% पार्ट है वो दरअसल प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा है और बाकी के जो है वो 45% ब्लड सेल है। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसको भी फर्दर हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो प्लाज्मा में तकरीबन 90% जो है वो वाटर मौजूद है, क्योंकि ये लिक्विड है। तो जो 90% एक सिर्फ सिंपल प्लाज्मा को हम स्टडी कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, इस पार्ट को कि ये क्या है, येलो लिक्विड। तो उसको फर्दर स्टडी किया तो पता चला कि वो प्लाज्मा भी 90% वाटर से बना है, उसमें 90% वाटर है और तकरीबन उसमें 10% जो है वो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी इसी 90% वाटर में 10% जो है वो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं। यानी अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमें ये देखना कि वो क्या चीजें हैं जो प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड है और वो इधर ब्लड में मौजूद हैं प्लाज्मा के अंदर। इसका मतलब हम जो इतनी सारी बातें कर रहे थे शुरू से कि ट्रांसपोर्ट में जो भी फ्लूइड है दैट इज विच इज अ ब्लड इज बेसिकली टेकिंग पार्ट इन the circulation of the nutrients, the gases, waste product। तो इसका मतलब ये वही ब्लड में ये चीजें कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, या प्लाज्मा के पास कितनी चीजें हैं जो उसको लेके सर्कुलेट कर रहा है और ब्लड सेल जो है वो क्या काम करेंगे या वो किस चीज को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले जब हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो इसको की कॉम्पोजिशन तो हमें पता चल गई कि 90% वाटर है और 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं। अब वो क्या डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है और वो ब्लड में जो है वो मिक्स होके सर्कुलेट करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो ये जो 10% मटीरियल आपके प्लाज्मा में मौजूद हैं ये दरअसल है कुछ मिनरल आयंस। सही है, दैट 10% मटेरियल की बातें करते हैं, एक एक करके पढ़ते जाते हैं क्या है। ये है कुछ मिनरल आयंस। ठीक है, कौन से मिनरल आयंस हैं? मिनरल आयंस जो वाटर में डिजॉल्व हो गए हैं और वो जो 90% वाटर है वो उसमें डिजॉल्व है और उसमें डिजॉल्व है इसीलिए वो क्या आराम से सर्कुलेट करेंगे थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अच्छा अब ये डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट जो है वो बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कैल्शियम, ये वो सारे मिनरल आयंस हैं जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन, या जो ब्लड की हेल्प से सर्कुलेट करते हैं बट एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। सोडियम, पोटेशियम, जितने भी आयंस हम पढ़ते रहे हैं अब तक दे आर बेसिकली द मिनरल आयन। सोडियम पोटेशियम भी नोट कर लें, सोडियम पोटेशियम, phosphorus, ठीक है, phosphorus, these all are the mineral ions which are present in the plasma of the blood। ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है। फिर सेकेंड चीज क्या है, ब्लड में मौजूद, प्लाज्मा में मौजूद होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद होते हैं प्रोटीन्स। ये भी सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। सॉल्युबल है तभी तो 90% वाटर में सॉल्युबल हुए ये सॉल्युबल प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। मैं नोट करवा देती हूँ ताकि आप लोग इसकी भी लिस्ट डाउन करें। कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? एक तो सबसे पहले ये सॉल्युबल है तभी ये प्लाज्मा में के 90% वाटर में डिसॉल्व हुए हैं, सॉल्युबल हैं और सीरम की फॉर्म में है। सीरम क्या होता है? यानी एक सस्पेंशन टाइप फॉर्म में होते हैं
पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुए होते कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़े थोड़े सॉलिड मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल जो है वो उस वाटर में सस्पेंडेड भी होते हैं, इस वजह से हम उसको कह रहे हैं सीरम फॉर्म में। वो क्या कौन कौन से होते हैं ये? सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, और भी बहुत से प्रोटीन्स हैं जो मौजूद हैं प्लाज्मा में ब्लड के, लेकिन हमें मेन इनके नाम याद करने हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, जहां इनको के फंक्शंस की बात करने की जरूरत होगी वहां करेंगे, जहां जरूरत नहीं होगी वहां नहीं करेंगे। जैसे फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये लास्ट टू के जो है आप चाहें तो यहाँ पे लिख ले, बात हम इस पे बाद में करेंगे। ये दो जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अभी आप सिर्फ एक यही वर्ड इसमें नोट करें, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है ये मैं आपको एक सेपरेट टॉपिक कराऊंगी, ठीक है, यही इसी ब्लड के चैप्टर में, इसी चैप्टर में हमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी पढ़ना है। फिलहाल आप बस सिर्फ एक ये वर्ड नोट कर लें, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्या मैकेनिज्म है, कैसे हो रहा है, ये सब हम बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, फिर ब्लड में एक और चीज होती है, इट इज नोन, प्लाज्मा में एक और चीज होती है, उसे हम कहते हैं एंटी बॉडीज, दे आर नोन एज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या चीज होती है? देखें, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस तो ब्लड सेल करते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी करते हैं, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद वो भी प्लाज्मा में आ जाता है, सही है, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज का काम होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर हो गया है, फॉरेन मटेरियल यानी बाहर की चीज, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, ताकि वो बॉडी में एंटर होने के बाद वहां रहे और डिजीजेस करे, इन्फेक्शन करे, तो फौरन ही जो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं, जैसे ही वो फॉरेन मटेरियल एंटर होता है बॉडी में कहीं से भी, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ पे कट लगा, यहाँ से भी बैक्टीरिया एंटर हो सकता है, आपके फूड के साथ बैक्टीरिया एंटर हो सकता है, जैसे ही वो बैक्टीरिया ब्लड में पहुंचेगा, एंटीबॉडीज भाग के वहां पहुंचेंगे और उनको खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उनको बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है, दिस इज अबाउट द एंटीबॉडी। तो ये एक्चुअली एंटीबॉडीज का काम क्या है? फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज हो सकती है, ये उसको खत्म कर देते हैं, बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। अच्छा भाई, फिर इसके अलावा और क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं इसी प्लाज्मा में? ये सब 10% वाला सामान है, ये ही वो 10% वाला सामान है जो असल में 90% में डिजोल्व है और प्लाज्मा में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में फोर्थ होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या? वही कंटिन्यू करें, सोचे वो वाली पॉइंट को कि आफ्टर डाइजेशन अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज जो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ था, वो एक्चुअली अब हमें डिटेल पता चल रही है, अब ये राज पता चल रहा है कि वो ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में चला गया था, सही है। ब्लड ब्लड ब्लड, आज तक तो हमने यही सिंपल बात की थी ना, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। अब हमें एक्चुअल पता चल रहा है कि ब्लड भी कोई इतनी आसान बात नहीं है, उस वो भी एक जो है इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ
टू इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा में वो न्यूट्रिएंट्स गए थे, और वो क्या थे न्यूट्रिएंट्स? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। जो भी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स ब्लड में आए थे वो एक्चुअली उसके प्लाज्मा में आए थे। और प्लाज्मा में इसके अलावा और क्या चीज होगी? प्लाज्मा में इसके अलावा वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल भी प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट मटेरियल यानी कोई भी, जब मेटाबॉलिज्म हो रही है, नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, पुराने मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो रहा है, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, तो उसी कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन के वक्त कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, उन्हें वेस्ट मटेरियल कहते हैं। सही है, तो ये वेस्ट मटेरियल भी प्लाज्मा में ही होता है, प्लाज्मा उसको लेके घूमता रहता है और फाइनली जाके किडनी को दे देता है, जिससे वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। और सबसे आखिरी और सबसे अहम तरीन चीज जो ब्लड में होती है वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या चीज होती है, ये वर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। यूं तो हमें अभी इसकी डिटेल यहाँ नहीं पढ़नी है, आगे हमें फ्यूचर में पढ़ना होगा हॉर्मोन्स क्या है। यानी फ्यूचर में इस आपकी क्लास 9th में नहीं, बल्कि आपके क्लास 10th के सिलेबस में आपको हॉर्मोन्स पढ़ने होंगे। लेकिन एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हॉर्मोन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता हो कि ये वर्ड हॉर्मोन्स कहाँ से आया, इसके क्या मतलब है। हॉर्मोन्स दरअसल सिक्रीशन है। सिक्रीशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और वो ग्लैंड्स अगर एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? सिक्रीशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं सिक्रीशन या हॉर्मोन्स। ग्लैंड जो लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हॉर्मोन्स कहते हैं, और ये हॉर्मोन्स जो हैं वो केमिकल इन नेचर होते हैं, दे आर केमिकल इन नेचर। ठीक है, इससे ज्यादा इसकी डिटेल अभी हम नहीं पढ़ेंगे, या ज्यादा से ज्यादा पर्पस पढ़ लेते हैं कि ये हॉर्मोन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हर ऑर्गन को रिक्वायर्ड है कुछ स्पेसिफिक हार्मोन, जब वो हार्मोन वहां पहुंचते हैं तो वो अपना काम सही से करते हैं। बस इस वक्त फिलहाल आपको हार्मोन्स की इतनी इंट्रोडक्शन पढ़नी है। ये हार्मोन्स भी प्रेजेंट है प्लाज्मा ऑफ द ब्लड में। ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में हार्मोन्स है। हार्मोन्स क्या चीज है? ग्लैंड्स ने कुछ लिक्विड प्रोड्यूस किया है या सिक्रीशन प्रोड्यूस की है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। जब ग्लैंड ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है तो ये हार्मोन भी ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्ट होना है। प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल एक ग्लैंड ब्रेन में है, वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, लेकिन उस हार्मोन को बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक या ऑर्गन्स तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि हमें पता है ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ एक ही मटेरियल कर रहा है, और वो है ब्लड इन द बॉडी। तो ब्लड के भी कौन से पार्ट में ये हार्मोन प्रेजेंट है जो लेके उसको सर्कुलेट कराएगा? ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में ये हार्मोन्स हैं which help them to circulate inside the body. This is basically the plasma and the material present in the plasma. एक दफा दोबारा इस बात को रिपीट कर लेते हैं। पहले मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब तक जो बातें पढ़ी है उसमें? अगर है तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, अच्छा, क्या बातें हमने अभी तक पढ़ी थी कि जब ब्लड को हमने सेपरेट किया तो इट इज सेपरेटेड इनटू टू कंपोनेंट, वन इज नोन एज द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड एंड द अदर आर द ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो फ्लूइडी पार्ट है यानी लिक्विड है, जिसमें जो दरअसल ब्लड का 55% है, और बाकी का बचा हुआ पार्ट 45% जो है वो क्या होता है? ब्लड सेल्स होते हैं। लेकिन इस 55% को भी अलग करके हमें फर्दर डिटेल में स्टडी करना है, देखना है कि ये इसमें क्या क्या चीजें। जब हम उस प्लाज्मा को अकेले पढ़ेंगे, ब्लड सेल को भूल जाए अभी कि उसका आधा पार्ट ब्लड सेल था, सिर्फ प्लाज्मा को जब हमने स्टडी किया तो पता चला कि प्लाज्मा खुद वाटर और कुछ सॉलिड मटेरियल का है, जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, वाटर का पोर्शन ज्यादा है, और वो है 90%। whereas dissolved substances जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है?
सॉरी 10% है। अब ये डिजोल्व सब्सटेंसेस क्या है जो वो वाटर में डिजोल्व हुई नहीं है? वो डिजोल्व सब्सटेंसेस मिनरल आयंस है। मिनरल आयंस बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, किसी इन ये सारे आयंस हैं और ये सारे आयंस जो हैं वो प्लाज्मा में मौजूद है। प्लाज्मा ही उसे ले लेके ब्लड के साथ मतलब ब्लड की फॉर्म में पूरी बॉडी में पहुंचाएगा जहां पे उसकी जरूरत होगी। फिर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में मौजूद है वो है सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन्स के नाम हैं। आप बहुत ज्यादा इसमें परेशान ना हो, एल्ब्यूमिन क्या होता है, ग्लोबुलिन क्या होता है, आपको इसकी डिटेल में फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, आपको नेम्स याद करने हैं। और स्पेशली जो बात आपको पढ़नी है वो ये है कि फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन से आपका वास्ता पड़ेगा, लेकिन जब पड़ेगा तभी मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप इसकी जगह आपको मैंने नोट करवा दिया है कि राइट इट डाउन कि ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प कर रहा है। फिर एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा में ही होते हैं। एंटीबॉडीज वो सोल्जर्स हैं जो फौरन उस वक्त खड़े हो जाएंगे अगर कोई एनिमी दुश्मन फौजें यानी बैक्टीरिया, वायरस या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो गया, ब्लड में एंटर हो गया, तो ये एंटीबॉडीज फौरन वहां जाएंगे और अपनी जंग करके सबको खत्म कर देंगे ताकि बॉडी जो है सेव हो जाए फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। फिर न्यूट्रिएंट्स जो भी ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे थे वो एक्चुअली ब्लड में एब्जॉर्ब होने का मतलब था प्लाज्मा में आ रहे थे, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। वो वेस्ट मटेरियल यानी किसी भी प्रोडक्ट के बाद कुछ सरप्लस एक्स्ट्रा मटेरियल जो बचा रह जाता है वो भी प्लाज्मा में होता है और ब्लड की फॉर्म में सर्कुलेट करके वो उस ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है जहां से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। और हार्मोन्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि दे आर द secretion produced by the gland and will be transported through the blood to the targeted organs। ब्लड में मौजूद होंगे ये हार्मोन्स और उस ऑर्गन को पहुंचा दिए जाएंगे जहां पे इनकी जरूरत होगी। तो दिस इज ऑल द स्टोरी अबाउट द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये तो प्लाज्मा की हमने बातें कर ली। अब आगे हम चलते हैं ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है, ब्लड सेल्स क्या होते हैं और क्या कहलाते हैं। हमारी क्लास का वैसे तो वक्त खत्म हो गया है, तकरीबन 5-5 हो गया है, लेकिन मैं 5 मिनट और लूंगी। एटलीस्ट ब्लड सेल्स के आप लोग नाम याद कर लें, नाम पढ़ लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम कंटिन्यू करें तो हम ब्लड सेल से ही करें और आपको रिकैप जो है वो मैं यहीं से देके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो अब प्लाज्मा के बाद जो थर्ड सेकेंड पार्ट है ब्लड का, 45% जो पार्ट था जो रेड कलर का ही था अभी, वो थे ब्लड सेल। अच्छा, रेड कलर का क्यों था, ये भी सवाल उठेगा और उसका भी हम जवाब देंगे कि व्हाई दैट पार्ट इज द ओनली रेड पार्ट, वेयरएज प्लाज्मा तो येलोइश हो गया था। यानी वो जो एक ब्लड का कॉन्सेप्ट है दिमाग से, वो तो हमें ये पता चल गया कि ब्लड अकेला नहीं है, वो दो कंपोनेंट का है, जिसमें से एक कंपोनेंट तो येलोइश कलर का है और जो वो कम पार्ट है वो रेड कलर का है। और रेड कलर का क्यों है वही डिस्कशन अब हम मजीद करेंगे। तो प्लाज्मा का जो आगे का 45% पार्ट था प्लाज्मा के अलावा, वो थे ब्लड सेल्स और उन्हें हम कार्प्यूसल्स भी कहते हैं। कार्प्यूसल्स, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्प्यूसल्स भी कहते हैं या ब्लड सेल्स भी कहते हैं या ब्लड कार्प्यूसल्स भी कहते हैं। सही है, 3 तरह के ब्लड सेल्स या ब्लड कार्प्यूसल्स होते हैं। एक होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरे होते हैं ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसेल्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी भी कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है,
एंड थर्ड थ्रोम्बोसाइट्स को हम कहते हैं प्लेटलेट्स. These all three are the blood cells, that red portion or the red part after the separation of the blood components. The red part, which is the blood cell part or the corpuscles, are further composed of three different type of cells or corpuscles present in the blood: erythrocytes or the red blood corpuscles, leukocytes or the white blood corpuscles, and thrombocytes, uh, uh, which are also known as the platelets. ये हो गए आपके तीन टाइप के ब्लड सेल्स. तीनों को अलग अलग हमें डिटेल में पढ़ना है. क्लास का टाइम ओवर हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स की डिटेल डिस्कस करेंगे. एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है क्लास आप लोगों को? सबको समझ आ गया है? ओके गुड. चलिए मैं फिर क्लास खत्म करती हूँ. सी यू इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.